इग्नू स्टडी मटेरियल। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनैना आज आपके लिए प्राणधारा कहानी का सारांश व निष्कर्ष लेकर आई हूँ। लेखक का परिचय। कालीपट्टनम रामाराव तेलुगु के वरिष्ठ कथाकार हैं। इनका जन्म 1924 में हुआ था। इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। विशाखापट्टनम के सेंट एंटनी स्कूल में सेकेंडरी ग्रेड अध्यापक बने। 1943 से 1992 के बीच में कालीपट्टनम रामाराव जी ने लगभग 30-35 कहानियाँ लिखी हैं। 1955 से पूर्व की कहानियाँ मध्य वर्ग के ब्राह्मण परिवारों पर आधारित हैं। 1964 से 1972 के बीच लिखी कहानियाँ विशेष रूप से समाज के निचले तबके अर्थात छोटी जाति या श्रमजीवी वर्ग पर आधारित कहानियाँ हैं। रामाराव किसी व्यक्ति विशेष की कहानियाँ न लिखकर किसी सामाजिक परिस्थिति व्यापक स्वरूप से सरोकार रखने वाली कहानियाँ लिखते हैं। उनका कहना है कि कहानी के बारे में व कहानी के लेखन के बारे में जानने के लिए मुझे अधिक समय लगा है। प्राणधारा कहानी का परिचय। प्राणधारा कहानी तेलुगु भाषा में कालीपट्टनम रामाराव द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का अनुवाद करके MHD 12 के पाठ्यक्रम में लगाया गया है। धरती पर जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से हवा, पानी और आहार की आवश्यकता होती है, अर्थात इन तीनों चीज़ों को प्राणधारा भी कहा जा सकता है। जल के बिना संसार का प्रत्येक प्राणी तड़पता है, अर्थात भोजन से पहले पानी की आवश्यकता होती है। यदि इतिहास में सभ्यताओं के विषय में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता भी नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो नदियों के पानी पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप पानी पर अधिकार का विषय अदालत में पहुंच गया है। समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अपनी रोज़ की आवश्यकताओं के लिए कम से कम पानी प्राप्त कर पाता है, अर्थात 1 घंटे के लिए इस नल में पानी छोड़ा जाता है और उस इलाके के सभी व्यक्ति को उतने समय में ही पानी भरना होता है। परिणाम स्वरूप झगड़े की स्थिति भी पैदा हो जाती है। पानी प्राप्त करने के लिए अनेक सफल असफल प्रयास करने व पानी की कमी में जीवन व्यतीत कर रहे गरीब लोगों के विषय पर प्राणधारा कहानी आधारित है। कहानी का सारांश। इस कहानी की शुरुआत झोपड़ों में रह रहे लोग किस तरह पानी के लिए परेशान होते हैं इससे होती है। पानी लगभग 1-1.5 घंटे के लिए आता है। उसमें भी पहले 15 मिनट लड़ाई झगड़े में गुजर जाते हैं। लगभग 50-60 झोपड़ों में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक ही नल उपलब्ध है। इस इलाके में एक और नल है जो MP राव साहब के बंगले पर है। बंगले के नल से पानी तब तक बहता रहता है जब तक नल में पानी आता रहता है। आवश्यकता के अतिरिक्त पानी ऐसे ही खुला बहता रहता है। सार्वजनिक नल में आ रहा पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। महिलाएं एक के बाद एक पानी भर रही होती हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी गिरने नहीं देती हैं। एक लड़की जो 17 साल की है लेकिन देखने में 15 साल की लगती है, वो अपनी योग्यता से अधिक बड़ा कलसा पानी के लिए लेकर आ रही थी। अम्मा जी की माँ ने धमकी देकर पानी भरने भेजा था कि अगर आज पानी नहीं आया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अम्मा जी की माँ लड़कियों के मेस में काम करती है और पिता बढ़ई हैं। दोनों सारा दिन बाहर काम करते रहते हैं, रात को ही घर लौटते हैं। घर पर अम्मा जी की बड़ी बुआ और बड़ी बुआ की बेटी, ये 3 लोग रहते हैं। ये तीनों ही शहर के दफ्तरों में काम करने वाले को दोपहर में खाना पहुंचाने का काम करती हैं। माँ की चेतावनी के परिणाम स्वरूप अम्मा जी बहुत परेशान थी। तभी टम्मा के देर से आने के लिए सत्यवती ने ताना दिया कि 1 घंटा ठहर कर आना, तब तुम्ही को सबसे पहले पानी मिलेगा। तभी टम्मा ने कहा, दूध पीती बच्ची देर तक सोई नहीं। बच्ची को सुलाने में इतना वक्त हो गया, उसे देखने वाला कोई नहीं है। पानी की आवश्यकता जितनी अधिक है उतनी ही पानी की कमी है। इसीलिए अब कोई किसी की विवशता नहीं समझता। अब सबका दिल पत्थर हो गया है।
पानी के लिए जो पहले अपना घड़ा लगा देता है, पानी उसी को मिलता है। सत्यवती ने पूछा, पानी लेने के लिए बंगले पर चले? जाए या ना जाए, अम्मा जी सोच ही रही थी कि इतने में तबीटम्मा ने पूछा, तुम उन लोगों को जानती हो? सत्यवती ने कहा, अम्मा जी जानती है। ये सुनकर तबीटम्मा ने कहा, मुझे भी ले चलो। तबीटम्मा का 2 साल का एक बेटा है और 3 महीने की एक बेटी है। बेटा अपनी नानी के पास रहता है। राव साहब ने 10 साल पहले ये बंगला बनवाया था, तब उनकी हैसियत इतनी अच्छी नहीं थी। जहाँ उनका आज बंगला है, यहाँ पानी की सुविधा न होने के कारण घर बन नहीं पाए थे। यहीं पर राव साहब ने एक साथ 10 प्लॉट खरीदे थे। एक दिन राव साहब बस्ती में रहने वाले लोगों के पास गए और राव साहब ने एक महजरनामा तैयार किया। तीनों बस्ती के लोगों के दस्तखत राव साहब ने उस कागज पर ले लिए। उस इलाके में बिजली व पानी की व्यवस्था हुई। राव साहब ने बस्ती के लोगों से दस्तखत करवाकर उनके नाम से पानी बिजली की व्यवस्था करवाई। पानी का नल कहाँ लगेगा और बिजली कहाँ आएगी, ये उन्होंने खुद तय किया। चालाकी से उन्होंने पानी का नल अपनी ज़मीन पर लगवाया और फिर 6 महीने बाद ही अपना बंगला वहां बनवा लिया। जो नल उन्होंने बस्ती वालों का हवाला देकर लगवाया था, अब उस पर उन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया है। वर्तमान में राय साहब के बंगला बगीचे के बीचों बीच है। बगीचे के सभी पेड़ 10 साल पहले ही लगाए गए थे, जिसमें से कुछ पेड़ अम्मा जी के पिता ने भी लगाए थे। राव साहब अंग्रेजी की कंपनी में मैनेजर हैं। जब उनका बंगला बन रहा था, तब अम्मा जी के पिता ने अम्मा जी को ले जाकर राव साहब से निवेदन किया था कि कभी ये पानी भरने आए तो एक कलसा पानी भरने दीजिएगा। जैसे ही वे तीनों बंगले के गेट पर पहुंची तो आदमकद कुत्ते भौंकने लगे। परिणाम स्वरूप तीनों बहुत डर गई। अंदर से किसी ने आवाज़ दी, जिसे सुनकर दोनों कुत्ते शांत हो गए। इतनी देर में बड़े साहब का छोटा बेटा बाहर आ गया। पीछे पीछे एक लड़की भी बाहर आ गई। लड़की को देख शेषू बाबू ने कहा, पानी के लिए आई हैं शायद। बात कुछ और है, ये दिखाते हुए लड़की बोली, पानी ही के लिए आई हैं? लड़की ने कहा, पानी नहीं है, जाओ। तीनों निराश हो गई। थोड़ी उम्मीद के साथ शेषू बाबू की ओर देखने लगी। शेषू बाबू अम्मा जी को देख रहा था। थोड़ी देर में शेषू बाबू और लड़की दोनों अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की और लड़का बाहर आए। दोनों अम्मा जी पर हंसकर अंदर लौट गए। अंदर से लगातार हंसी की आवाज़ आती रही, जिसे सुनकर तीनों परेशान हो गईं कि ऐसी क्या बात है जो ये सब हम पर हंस रहे हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद एक अधेड़ उम्र की महिला कहते हुए बाहर आई, कहा न तुमसे पानी नहीं है, जाते क्यों नहीं? खिड़की से लगातार हंसी की आवाज़ आ रही थी। महिला मान ही जाती कि एक वृद्धा बाहर आकर बोली, आज दया दिखाकर पानी दे दो तो ये कल फिर हमारे ही घर पर आ धमकेंगी। एक को दो तो 100 को देना पड़ेगा। इसके बाद वृद्धा ने कुत्ते छोड़ने की धमकी दी। सत्यवती गुस्से से बोली, खोल दो माई, सड़क पर खड़े लोगों को कुत्तों से कैसे कटवाओगी, मैं भी देखती हूँ। इतनी देर में माली आ गया। उसने वृद्धा की बात सुनी और तीनों लड़कियों को भगाने लगा। उसने कहा, तुम्हें पानी देने से काम बन जाएगा क्या? अन्य महिलाएं भी खाली कलसा लिए चली आ रही थी। उन्हें दिखाने लगा। सत्यवती नाराज हो गई और सारी औरतों को बुलाते हुए बोली, आओ तुम भी, ये हम पर कुत्ते छोड़ रहा है। सत्यवती की आवाज़ सुनकर सारी औरतें दौड़ने लगीं। माली कुत्तों के पास कुत्ते खोलने पहुंच गया। ये माहौल देखकर शेषू बाबू बाहर आ गया। सत्यवती का विद्रोह स्वर बढ़ गया। दोनों पक्षों में बहस होने लगी। ये माहौल देखकर एक अप्पा अम्मा सामने आई। अप्पा अम्मा ने वृद्धा से पूछा, क्या बात है? परिणाम स्वरूप वृद्धा ने सारी बात अपने अनुसार बताई। इसके बाद सत्यवती और वृद्धा में और बहस होने लगी। अप्पा अम्मा ने दोनों को चुप कराते हुए वृद्धा से पूछा, बताओ अम्मा माई, तुम क्या चाहती हो? पानी देना है या नहीं देना, ये बताओ। वृद्धा की पोती ने कहा, ऐंठ ऐंठ कर बोलेंगी तो नहीं देंगे। अप्पा अम्मा ने जवाब दिया कि हमारे पास है ही क्या जो हम ऐंठेंगी। वृद्धा को ये बात अच्छी लगी। वृद्धा ने कहा, एक एक कलसा भर लेना, फिर कभी इधर फटकना नहीं। ये सुनते ही अप्पा अम्मा ने सबको कहा, आओ, गंगा है, जीने के लिए सबसे पहले गंगा चाहिए, उसके बाद ही अड़ना अकड़ना सब, पहले पानी भर लो। प्राणधारा कहानी का निष्कर्ष।
कहानी के अंत आते आते सबको एक एक कलसा पानी मिल तो जाता है, लेकिन कहानी के अनुसार ये रोज़ की कहानी है। यानी कल फिर इसी तरह झगड़े होंगे, इसी तरह पानी कम आएगा। पानी पर किसी एक का अधिकार नहीं है। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर ईश्वर ने किसी एक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन किसी एक वर्ग ने इस पर अपना एकाधिकार समझ लिया है, जिस कारण वो गरीब लोगों को परेशान करते हैं या परेशान होते देखकर दया नहीं दिखाते। पानी की किल्लत कहानी में होती और कहानी में ही ख़त्म हो जाती तो बात और थी, लेकिन ये किल्लत वर्तमान में देश के अनेक स्थान पर दिखाई दे रही है। जिन्हें पानी मिल रहा है वो बहा रहे हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा वो कलसा भर पानी के लिए तरस रहे हैं। कुछ गांव में पानी अब पहले की तरह हैंडपंप से नहीं आता है तो कम, ये गंदा आता है। जिन्होंने मोटर ट्यूबवेल लगवा रखा है उनके पास पानी है, वो अपना व्यवहार वैसे ही रखते हैं जैसे इस कहानी में वृद्धा ने बस्ती की महिलाओं के साथ रखा है। हैंडपंप का पानी न खींच पाना इस ओर इशारा है कि ज़मीन के नीचे पानी की कमी हो गई है। उपाय नहीं किया तो बहुत जल्द देश में हर जगह इसी तरह स्थिति दयनीय होगी। अभी आप सुन रहे थे प्राणधारा कहानी का सारांश व निष्कर्ष। अब तक की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य कहानी के सारांश व निष्कर्ष के लिए इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।